नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन के साथ। मैं हूं विश्वगौरव। पश्चिम बंगाल में एनबीटी ऑनलाइन की टीम अलग अलग हिस्सों में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, उनका मूड समझने की कोशिश कर रही है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नक्सली आंदोलन के प्रणेता रहे चारू मजूमदार के बेटे अभिजीत मजूमदार जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का जो नक्सली आंदोलन है, जो इस वक्त चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, अभी हाल ही में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अभी चुनाव की बारी है तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सन्स आ रहे हैं, खास करके जो मेन स्ट्रीम हैं, जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, आप जैसे नवभारत टाइम्स हैं, तो वो आ रहे हैं और एक ही सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मैं इसका मतलब नहीं समझ रहा हूँ कि बंगाल का चुनाव हो रहा है, कहीं पे नक्सली हमला जो आप कह रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में हुई है। इसके साथ हमारे पश्चिम बंगाल की जो चुनाव है इसका कहाँ संपर्क है, इसमें तो हम नहीं समझते हैं, क्योंकि ये क्या एक प्रोजेक्ट है नेशनल मीडिया का। मैं अभिजीत जी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सीधे तौर पे देश से जुड़ा हुआ मामला है और ये पश्चिम बंगाल चुनाव के इतर, क्योंकि नक्सली आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, आप उसी परिवार से आते हैं, आपके पिताजी थे, उन्होंने नक्सली आंदोलन की शुरुआत की थी और उसके बाद जब नक्सली हमला होता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि भाई क्या आज भी नक्सली मूवमेंट है वो वैसा ही है, या वो भटके हुए हैं, या फिर आप उनसे अलग हो गए हैं? नहीं, भटकाने के वाली बात तो हम नहीं कहेंगे। अंतर है दो बात की। एक तो है कि 70 दशक का जो नक्सलवाड़ी की जो किसान आंदोलन रहा, वो सबसे बड़ी भागीदारी एक बड़ी आवाम का रहा। उसमें अब किसान ज़्यादा रहा, चाय बगान की मजदूर रही, और यहाँ जो आप सोचे नक्सलवाड़ी की जो बने अभी विधानसभा के क्षेत्र हैं उसको छोड़िए, लेकिन मैंने असल में यहाँ 3 ब्लॉक हैं, एक नक्सलवाड़ी, खड़ीवाड़ी और फांसी दवा। उन दिनों में 3 ब्लॉक में 60,000 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में भागीदारी किए थे। ये एक बात है कि अभी की जो हो रहा है, जो अब माओइस्ट के नाम पे जाना जाता है, वो तो सिर्फ हमारी जंगल महल में ही सीमित है। ये एक अंतर है। दूसरी अंतर है कि एक क्लास को, एक वर्ग को, हमारी पूरे एकदम जिसके पास कोई ज़मीन नहीं रहा, जो सबसे बड़ी मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, उनको लेकर हमारी आंदोलन छेड़ा गया था, है ना, उनका ही जो ज़मींदार के खिलाफ। तो अभी यहाँ तो कोई वर्ग का हम नहीं देखते हैं, आदिवासी हैं और आदिवासियों के एकदम हर तबके इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक अंतर है। दूसरी अंतर है कि देखिए, हमारा जो था वो आर्म स्ट्रगल रहा, लेकिन पॉलिटिक्स मस्ट बी बिहाइंड द गन। वो बंदूक के पीछे एक राजनीति रहा, जो बंदूक को चलाने वाला राजनीति होता रहा। अभी हम कभी कभी देखें, ये आइसोलेटेड केसेस भी हैं जहाँ की हम देखें कि बंदूक राजनीति को चला रहे हैं। तो ये अंतर तो है, लेकिन अभी इस चुनाव की बारी में हम देखें कि जो हमला हुई है एक तरफा तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देखें तो एक लंबी अरसे से वहाँ जो स्टेट रिप्रेशन है, हाँ, और कॉरपोरेटों को एक बड़ी हिस्से का वहाँ नीचे का जो अब ज़मीन जंगल का अधिकार उनके हाथ में देने के लिए जो कोशिश है, ये राष्ट्र की ओर से है और इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें माओवादियों की भागीदारी है। तो ये तो एक देखिए, इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी, यही बात चल रहा है। तो ये जो दवा करते हैं लोग कि अभी पिछले दिनों कांग्रेस का राज रहा, भाजपा का गवर्नमेंट रहा, आज कांग्रेस का है छत्तीसगढ़ में, तो सभी का तो ये दवा है कि भाई हम अभी जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के, जो हम बाड़ी आ रहा है उसमें ये नक्सली हमला वगैरह वगैरह ये कुछ नहीं है। अभी हम शांति अमन ये पक्का हो गया है। तो कहाँ हुआ है? तो ये तो एक दिखाते हैं पिछले भाजपा की सरकार, आज की कांग्रेस की सरकार, इसका टोटल फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। ये भी एक मुद्दा है ना, एक तरफा तो है नहीं। हिंसा की राजनीति को आप छेड़ते हैं, आप कहते हैं, लेकिन हिंसा तो दोनों तरफ से है। जी,
अच्छा, बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। 10 सालों तक ममता बनर्जी का शासन रहा। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो आदिवासी इलाका कहा जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। आपको क्या लगता है किन मोर्चों पर, खासकर आदिवासियों के नज़रिए से या जो पिछड़ा इलाका है उसके नज़रिए से, ममता सरकार कहाँ तक फेल हुई है? देखिए, यहाँ जो आदिवासी हैं, ये इसकी बड़ी हिस्सा तो चाय बागान की मजदूर है। और चाय बागानों में आप देखेंगे, आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं लोग। क्योंकि पिछले 6 सालों से हमारी ट्रेड यूनियन और दूसरी ट्रेड यूनियन से मिलकर हमारी एक जॉइंट फोरम बनी थी। और जॉइंट फोरम के ओर से पहली बार हम बहुत जोर के साथ, बहुत ही जनवादी रूप से हम 6 सालों तक पूरी लड़ाई लड़ी कि ये पहली बार हमारे चाय बागान के क्षेत्र में मिनिमम वेजेस का ढांचा लागू करो। ये राज्य सरकार के पास हमारा मांग रहा। ये अभी 2015 में फरवरी में लास्ट जो एग्रीमेंट बनी थी मालिक लोगों के साथ, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट गवर्नमेंट का भी था, उसी से एक एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ था। तो एडवाइजरी बोर्ड का कहना था कि अगले 6 महीने के अंदर हम पूरा ढांचा को आपके सामने लाएंगे। और उसमें जो भागीदारी रहा यूनियन के ओर से, मालिक लोगों के ओर से और सरकार के ओर से, लेबर डिपार्टमेंट। लेकिन हम देखें उसमें 17-18 ऐसे ही एडवाइजरी बोर्ड का मीटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा ढांचा तैयार है, लेकिन सरकार उसको घोषणा करने में ये नाकाम हो गए हैं। क्योंकि उनके साथ हम देखते हैं हर जगह चाय बागानों की जो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, उनके साथ जो भी सत्ता में आता है उनका एक नेक्सस बन जाती है। और उसी नेक्सस के जरिए जो होता है कि आम जो मजदूर हैं उनका हक छीना जाता है। अभी भाजपा आया है, भाजपा आने के बाद लेबर कोड लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रूल्स नहीं बनी, अभी तक तो लागू नहीं हुई, लेकिन लेबर कोड का ढांचा बन गया है। और लेबर कोड अगर लागू होगा तो हमारे टी प्लांटेशन लेबर एक्ट का वो अभी जो सुविधाएं प्राप्त होती थी, वो सहूलियत, ये सब खत्म हो जाएगा। टी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद, आज़ादी के आंदोलन के बाद ये बनी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 1953 में टी एक्ट, जहाँ की टी बोर्ड बना था, उसका कुछ जिम्मेदारी होता है सरकार की, केंद्रीय सरकार का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटा काम करने की बात कर रहे हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो और ज़्यादा जो अंधेरे में धकलने की बात आदिवासियों के, अब देखिए कि उसका मिनिमम वेज नहीं है। अभी हमारे देश में ये सेकंड लार्जेस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है रेलवे के बाद। लाखों के तादादों में लोग यहाँ काम करते हैं। तो उसमें अभी तक उनका जो हाजिरी है, डेली वेज जो है, वो सिर्फ 202 रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि 202 रुपया में एक परिवार कैसे है वो चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे। तो ऐसे ही बात, तो एक सिर्फ ये ममता बनर्जी के खिलाफ चली गई है, भाजपा आने वाला है। मैं आपको साफ कर दूँ बात, भाजपा यहाँ आके, मोदी जी दूसरे दिन आए थे यहाँ सिलीगुड़ी के पास, बहुत बड़ा सभा की। आज अमित शाह जी आ रहे हैं, तो ये लोग बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे बंगाल में, तो चाय बागान की मजदूरों के लिए मिनिमम वेज जो होगा वो 350 रुपया होगा। यही बात वो दोहराया था 5 साल पहले असम में। असम में आप देखें, पिछले 5 सालों तक भाजपा की राज रही है, और उसी में अभी तक यहाँ तो 176 से बढ़कर 26 रुपया बढ़कर 202 रुपया हुआ है, लेकिन असम में अभी वह 167 है। 167 ने बीच में 50 रुपया बढ़ा के 217 रुपया किया था, लेकिन मालिक लोग कोर्ट में गया है और उसमें स्टे ऑर्डर आ गया है। तो भाजपा के 5 साल की राज जो असम में रही, जहाँ की बहुत आसान था उनके लिए कि एक मिनिमम वेज का स्ट्रक्चर बना दे, 350 रुपये क्यों? अब यह CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम जोड़ेंगे ना, वो तो 500 से ज़्यादा होगा। तो ये क्यों नहीं किए? आज वही बात जो 5 साल पहले असम में किए थे, बोले थे, आज वही बात बंगाल में बोल रहे हैं। ये तो झूठ खसोट की राजनीति है। ये पूरी झूठ बात जो कह रहे हैं, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो आंदोलन है, हमारी जो कोशिशें हैं, जो छोटे भी हो, लेकिन हम इस बात को हम उनके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह आदिवासी यहाँ जो है, भागीदारी सबसे बड़ी चाय बागानों में है, और किसान भी रहा। किसान का तो आप देख रहे हैं कि नया कृषि कानून आ रहा है, उसमें क्या होगा। ऐसे ही कोई जो फसल उगाते हैं उनका मूल्य नहीं मिलता है। तो अभी आगे जाकर क्या होगा,
इसमें ये फेलियर तो ममता बनर्जी का है, लेकिन पूरे देश में फेलियर तो किसानों को नजरिए से आप देखें तो पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरा फेलियर तो ये इसका है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है, जहाँ की अदानी अंबानी को मार्केट में एक बड़ी भागीदारी लाने के लिए वो एग्रीकल्चरल मार्केट का भी अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है। अच्छा अभिजीत जी, अगर सिर्फ इस इलाके को छोड़ दें, हम पूरे पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को समझें, तो आपको क्या लगता है कि सरकार किसी की भी बने, किन 4 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आज के समय में? देखिए, मुद्दा तो 4 क्यों, उससे ज़्यादा भी होगा। एक तो सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। बंगाल में बेरोजगारी ऐसी तरह बढ़ रही है। अब मीडिया पर्सन्स को भी सोचे तो आप देखेंगे कि इतने कम पैसा में इतने सारे लोग जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के हैं, शिक्षित हैं, उनको किस तरीके से अब एक एक्सप्लॉयटेशन के वो चल रहा है उनके ऊपर। तो एक बेरोजगारी है, एक महंगाई है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। ये महंगाई को रोक लगाने के लिए ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार का कोई कार्रवाई हम नहीं देख रहे हैं। उनके साथ साथ आप देखेंगे कि जनवादी जो आंदोलन का जो अभी उभार रहा, उसका जो हमारी राइट्स रही, जो डेमोक्रेटिक राइट्स रही, सिविल राइट्स रही, ये सब के ऊपर एक बड़ी भारी रूप में हमला हो रहा है। हाँ, ये ममता जी भी कर रही है, ये भाजपा भी कर रहा है पूरा देश में। तो हम सोचते हैं कि ये जो हमारी जो राइट्स हैं, उस राइट्स को बरकरार करना और कुल मिलाकर हमारी संविधान जो है, संविधान को नकारने के लिए कोशिश है। और इस संविधान में ही हमारी इतने सब बातें हैं। तो ये सब 4 मुद्दा अगर सोचें तो ये है। इसके अलावा तो हम देख रहे हैं कि वो जो मिनिमम वेज की हम बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। हाँ, हम जो मध्यम वर्ग हैं उनका भी आप देखें कि टीचर्स का क्या हाल बनी है। यहाँ नया इतना बड़ा जो ये कुपोषण है, स्टारवेशन डेथ हो रहा है हर जगह, कुपोषण है। और माने राइट टू फूड ये नहीं मिल रहा है, राइट टू मेडिसिन हेल्थ ये नहीं है, राइट टू एजुकेशन इसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये सभी मुद्दा है। लेकिन हम देख रहे हैं, माने बल्कि हम देख रहे हैं कि जब ये ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है, ऐसा बनाया जा रहा है, मीडिया की तरफ से भी हो रहा है कि ऐसे ही ये चुनाव इस बार सिर्फ ममता जी हैं और मोदी जी हैं। ममता जी मोदी जी के अंदर जो ऐसे लग रहा है कि अमेरिकी जो प्रेसिडेंटशिप का जो इलेक्शन होता है ना, दो कंटेंडर एक बहस में लग जाती हैं, उसी तरीके से बनाने की कोशिशें हैं। इसके खिलाफ हम जो मूल मुद्दा है, जो असल में जो मुद्दा है, इसको लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है। मुश्किल भी है क्योंकि एक बनावट की राजनीति चल रहा है। इसके खिलाफ हमारा चलना पड़ेगा और यही मुद्दा है जो असल में मुद्दा है लोगों के पास। ठीक है अभिजीत, धन्यवाद। हमारे साथ थे अभिजीत मजूमदार जी। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। आप जुड़ रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। हम आपको देते रहेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव का हर एक अपडेट। एक बार दीदी से भी बात कर लेते हैं, उधर ही आ जाते हैं।